हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन, जो कि हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करने वाले हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर भी कि हम रिवीजन सेशन चला हुआ है। रिवीजन सेशन के अंदर क्या होगा, बस रिवीजन होगी। तो टू द पॉइंट हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। जैसे मैंने आपको बताया था, जो टारगेट है 70+ लाने का है आपका मार्क्स, ठीक है। अब ये जो एग्जाम के टाइम जो रिवीजन चल रही है उसको हम फटाफट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कैलकुलेट ही क्यों किया जाता है। ये कैलकुलेट क्यों किया जाता है क्योंकि हमें अपने टैक्स की जो इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है उसको डिटरमाइन करना है। और कौन पे करेगा, मैंने बताया था, एक तो एज के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि जो पर्सन का रिलेशनशिप है, पर्सन का या तो पर्सन का रिलेशनशिप देखेंगे या पर्सन की इनकम का रिलेशनशिप देखेंगे। अगर पर्सन का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो हम अंडर सेक्शन 6 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इनकम का रिलेशनशिप देख रही हूँ तो अंडर सेक्शन 5 के बारे में बात की जाए। अब ये आप सोच रहे हो कि मैम रिलेशनशिप किसके साथ है, सुनो, रिलेशनशिप है भारत के साथ, इंडिया के साथ। अगर इंसान का, पर्सन का रिलेशनशिप इंडिया के साथ है तो रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 के साथ डिस्कस करेंगे। इनकम का रिलेशन देखेंगे कि भारत से रिलेटेड कोई इनकम हुई है, भारत के कारण कोई इनकम हुई है, तो सेक्शन 5 में। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले रेजिडेंट है पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट है, उसको चेकआउट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे बेसिक कंडीशंस को। बेसिक कंडीशन क्या कहती है, आपको ये कहता है कि जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर फाइनल में पहुंचना है तो फाइनल में पहुंचने के लिए आपको 2 मैच दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक मैच को आप जीत लो तो फाइनल में आप पहुंच जाओगे। फाइनल में अभी मैच और लड़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल आप सेमीफाइनल में, फाइनल में पहुंचने के लिए आपको 2 मैच में से कोई भी एक मैच जीत जाओ। तो इसी तरह से बेसिक कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन क्या कहता है कि या तो आप पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, ये साल है अब कौन सा चला हुआ है, 2024 से स्टार्ट होता है, एंड 2025 में होगा। मीन्स कि जो पिछले साल था 23-24 में, मेरा क्या है, पिछले साल या तो मैं 182 दिन रही हूँ भारत के अंदर, अगर ये कंप्लीट नहीं होती है तो आप दूसरी सिचुएशन पे आएंगे। या फिर ये कहता है, क्योंकि इसके बीच में और लगा है, जैसे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना कि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे चॉइस है पर्सन की, इसको सेटिस्फाइड करता है तो इसको कर दो फर्स्ट को, सेकंड को करता है तो सेकंड को कर दो, कोई कंपल्सन नहीं कि आपको इसको ही करनी है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि या तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन कर दो, कहते हैं ये सही है, 182 और 60 में बहुत दिन रात का फर्क हो जाता है। हाँ जी, ये मैंने कर दी है। और ये भी चेकआउट किया जाएगा कि पिछले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है कि पिछले साल को छोड़ के, अब देखो 2024-25 लगा हुआ है, 23-24 को छोड़ के, 23-24 को छोड़ के, प्रीसीडिंग का मतलब होता है इसको प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले जितने भी 4 साल बनेंगे, इनमें ये चेकआउट करना है कि क्या आप 365 दिन रहे हैं या नहीं रहे हैं। ये आपकी बेसिक कंडीशन है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर देते हो तो आप क्या कहलाए जाएंगे, आपका चेहराता मुस्कुराता चेहरा किसकी ओर जाएगा, रेजिडेंट की ओर जाएंगे। अगर इनमें से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करते तो आप क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। मीन्स कि आप भारत से, आपको कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपको भारत में टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाते हो तो उसके बाद का जो सिनारियो होता है वो बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाते हो तो फिर ये देखा जाता है कि भारत के साथ जो पर्सन का जो रिलेशनशिप हम बढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन 6 के अंदर, ये देखेंगे अंडर सेक्शन सब सेक्शन 6A के बारे में, ए के बारे में डिस्कस किया जाया है कि ये देखेंगे कि भारत के साथ क्या आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या फिर मॉडरेट रिलेशनशिप है। रेजिडेंट तो हो, ठीक है, भारत के साथ रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको चेकआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको इस ट्रॉफी को, फाइनल की ट्रॉफी को जीतने के लिए आपको 2 मैच और जीतने पड़ेंगे, तभी आप ये ट्रॉफी है वो क्या कर सकते हो, घर लेके जा सकते हो। तो ये दोनों मैच आपको जीतने हैं क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है अगर आपको क्या बनना है, ऑर्डिनर रेजिडेंट बनना है। दैट मीन्स भारत का सच्चा नागरिक बनना है। अगर भारत का सच्चा नागरिक नहीं बना तो इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करोगे, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है। तो वो कंडीशन क्या है कि पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल रहे हुए, दूसरा पिछले 7 सालों में आपको 730 दिन कंप्लीट करने हैं।
समझ में आ गया? अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट भी होंगे प्लस में आप ऑर्डिनल रेजिडेंट होंगे। मीन्स कि आप क्या है, भारतीय के निवासी तो हो बट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका साथ। अगर ये आप इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते तो आप उसको क्या कहेंगे कि भारत के साथ रिलेशनशिप तो है बट इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। डिक्लेयर, ओके, समझ में आ गई? ये एक सिचुएशन है जनरल पर्सन के लिए। स्पेसिफिक 3 केसेस और आते हैं जिसके अंदर ये जो ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया ये अप्लाई नहीं होते हैं। मीन्स कि ये जो कंडीशन है अप्लाई नहीं होगी, इनमें से कुछ एक कंडीशन फॉलो करेंगे। सबसे पहला, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए स्पेशल बेसिक कंडीशन जो हमने अभी रीड की कि 182 डेज पिछले साल के अंदर केवल एक ही कंडीशन फॉलो करेंगे, एक ही कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, कब? जब कोई पर्सन परमानेंटली छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि विदेश के अंदर बिजनेस को संभालने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है। दूसरा, अगर कोई भी इंसान इंडिया के क्रू मेंबरशिप में है, मीन्स कि उसके अंदर अगर उसका पार्टिसिपेशन है क्रू के अंदर, तो उस समय भी हम क्या करेंगे, एक ही सिचुएशन को देखेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है जो एक्सेप्शन में है, इंडियन ओरिजिन पर्सन। इंडियन ओरिजिन पर्सन का मतलब होता है कि वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो पूरा इन डेप्थ में मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है इनकम और ये डिपॉजिट किसके पास होने वाला है, गवर्नमेंट के पास। ये सारा का सारा ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं इन डेप्थ में जानने के लिए। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। इन केस अगर इंडियन ओरिजिन का केस आ जाता है तो आपको पहले की सिचुएशन बेसिक कंडीशन की जो थी, दूसरी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आया जो बेसिक कंडीशन में थे, क्योंकि बेसिक कंडीशन में क्या था 60 और 365 डे फॉर प्रीवियस ईयर। 60 डे में चेंज आया, यहाँ पे 60 की बजाय उन्होंने क्या कर दिया है, 160 कर दिया है, 120 कर दिया। 182 डेज या प्रीवियस ईयर, अगर ये नहीं पूरी होती तो दूसरी पूरी करनी पड़ेगी कि 120 डेज और 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर। और दूसरी सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन तो ये है, ये फुलफिल करो। दूसरा कि 15 लाख अगर इनकम है इंडियन ओरिजिन होने के बाद भी, मीन्स कि आप विदेश में रहते हो परंतु भारत में आपकी कोई प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से आपकी 15 लाख से या 15 लाख से ज़्यादा इनकम आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भारत के अंदर भारत की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? तो 3 ये केस है जो स्पेशल केस की कैटेगरी में आते हैं, इनको आपको बिल्कुल रिमेंबर रखना होगा। सो ये हो गया है रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक कंप्लीट, कि जब हम ये देखते हैं कि टैक्स की लायबिलिटी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स के कि पर्सन का रिलेशनशिप कैसा है। अगर इन केस ये कहते हैं कि पर्सन का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो इस केस में चाहे आप किसी भी देश के कोने में रहकर अपनी इनकम जनरेट कर लो, वहाँ पर आपको भारत में आकर ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपका भारत के साथ कैसा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो भारतीय गवर्नमेंट कहती है कि तुम हमारे इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी हमें टैक्स नहीं दोगे तो फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा। तो यहाँ पर जो ग्लोबली आप इनकम कहीं से भी जनरेट कर लो तो आपको क्या करना पड़ेगा, भारत में ही इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है। एनआर के केस में थोड़ा से केसेस है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन केस सुनो ध्यान से, दूसरा केस मैंने आपको पर्सन के हिसाब से बता दिया, पर्सन के हिसाब से अंडर सेक्शन 6 लग रहा है। इनकम का रिलेशन देखेंगे किसके साथ, इंडिया के साथ। इंडिया के साथ देखेंगे कि क्या भारत के कारण किसी व्यक्ति की इनकम हुई है या फिर भारत के किसी भी रिसोर्सेज को यूज किया गया है। मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर जहां पर भी इंडिया लिखा हो कि इंडिया में ये चीज हुई है, इंडिया में मैंने कमाया है पर मैंने रिसीव हुआ है किसी कहीं और, या फिर मैं कहूँ कि मैंने कमाया तो यूएसए के अंदर है बट मेरे खाते में भारत के खाते में आया है, तो इस सिनारियो में हम इनकम का रिलेशन देख रहे हैं कि इनकम कैसे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इनकम को देखेंगे। तो इंडिया के साथ अगर कहीं भी रिलेशनशिप आ जाए तो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, एक सेकेंड, आइए आप नज़र आ रहा है, मेरे हिसाब से आप सभी को नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके जो रेजिडेंस स्टेटस के 3 क्राइटेरिया है, ROR, NOR एंड NR। ROR, NR, NOR क्या कहता है कि इनकम का रिलेशनशिप देखना है। अगर आपको इनकम, ये 3 शब्द है, ध्यान से सुनना, एक्वायरिंग, अराइजिंग और रिसीव। क्या कह रहा है, एक्वायरिंग का मतलब है कमा तो ली है पर हमें अभी तक मिली नहीं है।
रेज का मतलब है कि किस सोर्स से ये इनकम हुई है। मान लीजिए तुमने कहा कि मैं यूएसए के अंदर ट्रक चलाता हूँ, तो ट्रक चलाना कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। रेज कहाँ हुई है? मीन्स कि इनकम का सोर्स कहाँ है? यूएसए के अंदर है। रिसीव का मतलब होता है फाइनली हमें मिल गई है। समझ में आ गया? अगर कोई भी इनकम आपको रेज और एक्वायर भारत में हुई है, ध्यान से सुनना, भारत में हुई है, तो उसके ऊपर सभी व्यक्ति टैक्स देंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये 3 केस बताए हैं, ROR, NOR एंड NR। ठीक है, इन तीनों केसेस में जो ROR है इसका रिलेशनशिप कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। किसके साथ है? इंडिया के साथ है। तो मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले कि अगर NOR के साथ भारत का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है, सो कहीं पर भी आप इनकम जनरेट कर लो, ग्लोबली इनकम जनरेट कर लो, बट टैक्सेबल तो कहाँ होगी? इंडिया के अंदर ही होने वाली है। सो यहाँ पर तो आपको आंख बंद करके अगर ये आ जाए कि NOR है या फिर आपको ये लग रहा है चाहे एक्वायर है, रेज है, रिसीव है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कहीं पे हो, इंडिया में हो, अब्रोड में हो, या फिर दोनों चीज़ें अब्रोड में हो, तो भी सभी केसेस में NOR को भारत में तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसका पर्सन स्ट्रॉन्ग है। तो क्या मुझे ये कहते हैं ना कि अभी मैंने बताया कि अगर आप एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हो बेसिक की, तो दूसरी की ओर देखना भी नहीं है कि हाँ मुझे वो पूरी करनी है नहीं करनी, क्योंकि उनके ऊपर आपको क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। तो ROR के केसेस में अगर मेरा पर्सन स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं पर्सन से मैं खुद रेजिडेंट कहला रही हूँ, ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहला रही हूँ, क्या मैं इनकम को देखूंगी? नहीं देखूंगी। क्यों? क्योंकि इनमें भी क्या लिखा हुआ है? इनके बीच में भी क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। ठीक है, या तो ये इसका रिलेशनशिप होना चाहिए भारत के साथ, या फिर इनकम का रिलेशनशिप होना चाहिए। दोनों में से किसी का भी रिलेशन हुआ तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्वायरिंग है, रेज है, कहाँ है? इंडिया के अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। एक्वायरिंग और रेज आउटसाइड इंडिया है, बट रिसीव इंडिया में हुआ है, भारत का रिलेशनशिप है, तब भी आपको देना पड़ेगा। एक्वायरिंग, अराइजिंग और रिसीव आउटसाइड इंडिया है, तब भी आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। रीज़न यही है कि आप पक्के भारतीय नागरिक हो, सच्चे भारतीय नागरिक हो, तो आपको वो देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, NR के केस में, NR का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो कि किसने बेसिक कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया है, वो भारत का नागरिक ही नहीं कहलाया। सच्चा तो सच्चा ना सच्चा बाद की बात है, वो भारत का नागरिक ही नहीं कहलाया। तो इस सिनारियो में क्या होगा? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ इसको आसान बनाने के लिए। आप यूएसए के अंदर हैं, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, आप कमा वहीं रहे हैं, आप रह भी वहीं रहे हैं, भारत में आई नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपको क्या कहूँगी? आपका भारत के साथ कोई रिलेशन है? नहीं, आपने कमाया बाहर है, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ कि जो कमाया उसके ऊपर ना भारत की सरकार को टैक्स दो। आप क्या कहेंगे? मैम आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा और आपके बीच में बस एक पढ़ाई का रिलेशनशिप है, ठीक है, मेरी सरकार को मैं टैक्स दूंगा, आपकी सरकार को आप टैक्स दो, मैं क्यों दूं भाई आपकी सरकार को टैक्स? तो इस सिनारियो के अंदर ये होगा कि जब इनकम एक्वायर, जब इनकम रिसीव, रेज आउटसाइड इंडिया होगी, तो उस केस में एनआर कभी भी इंडिया के अंदर टैक्स नहीं देगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर ना तो इनकम रिसीव होने का, ना इनकम एक्वायर करने का, कमाने का साधन इंडिया से रिलेट ही नहीं करता। तो इस सिनारियो में कोई भी टैक्स भी पे नहीं करेगा। कौन? एनआर, क्योंकि ना तो पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, ना ही इनकम का रिलेशनशिप है। इन पर्सन का तो इसलिए नहीं क्योंकि एनआर है, इनकम का इसलिए नहीं क्योंकि इसमें कहीं किसी भी एरिया में इंडिया नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, इनकम एक्वायर और अराइज हमारी इंडिया में हुई है, तो इस केस में आपको देना पड़ेगा एनआर को भी, ठीक है। इसकी कमाया है, ठीक है, जैसे शिप वाला मेंबर वाला किया था हमने कि जहाज, समुद्री जहाज का काम करता है, ठीक है, भारत में आया, सामान लोड करके चला गया, और भाई सामान जहाँ पे लोड किया वही तो पेमेंट करेंगे। अब भारत वालों ने पेमेंट किए, तो भारत में उसने कमाया है, तो भारत वाली सरकार को उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्वायर अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव हमारे भारत में हो रही है, जहाँ पे भी इंडिया लिखा हो उस कैटेगरी में उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों, ये जो केसेस है ना, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, अगर मैं आपको कर पा रही हूँ तो। देखो ये वाला केस, ये वाला केस सब में सेम है। एक्वायरिंग अराइजिंग इंडिया में टैक्स पे देना पड़ेगा, चाहे आरओआर है, चाहे एनओआर है, या फिर एनआर है। ये भी केस सेम है, एक्वायरिंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है और रिसीव अपने इंडिया में हो रही है, तो तीनों केसेस में देना पड़ेगा। केस नंबर 3 अलग है। यहाँ पर तो क्या था बेटा कि केस नंबर जो 3 है, नजर आ रहा है? ओके, मैं इधर साइड हो जाऊँ, ठीक है।
केस नंबर जो 3 था, एक सेकेंड, केस नंबर जो 3 था वो क्या था कि यहाँ पर तो अराइज, एक्वायरिंग, रिसीव दोनों क्या हो रहे हैं, आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं, बट क्यों हम इसमें टैक्सेबल कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत का सच्चा नागरिक है, इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर इनकम को देखेंगे नहीं, पर्सन को देखा जाएगा। अच्छा, एनआर का मैंने आपको समझा दिया कि अब इस केस में अब इनकम का रिलेशनशिप तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारत के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर्सन का भी नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, तो इस केस में तो ये देगा ही नहीं। अच्छा, NOR, ये समझने की बात है, चैप्टर कंप्लीट। क्या कहता है NOR? कहता है कि अराइज हुआ है, एक्वायर हुआ है, रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, टैक्स मत दो। कब नहीं देना? अगर उस बिजनेस का कंट्रोल, उस बिजनेस का मैनेजमेंट कहाँ से नहीं होता हो, इंडिया से नहीं होता हो, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस का कंट्रोल, मान लीजिए यूएसए में हमने कोई बिल्डिंग सेटअप की है और उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं भारतीय नागरिक हूँ, मेरा कंट्रोल है, चाहे वो कंट्रोल 1% का क्यों ना हो, चाहे वो 90% तक क्यों ना चला जाए, ठीक है, कहने का मतलब चाहे होली या फिर पार्सली, ठीक है, किसी भी तरह का कंट्रोल हो, इस सिनारियो के अंदर NOR को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया। अगर कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं, मैंने कहा कि जो कंपनी क्या है, युगांडा की है, ठीक है, और कंट्रोल भी युगांडा से हो रहा है, बट इनकम भी युगांडा में हो रही है, रिसीव भी युगांडा में हो रही है। युगांडा पता है कहाँ है? अफ्रीका का एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, स्टेट है सॉरी। सो वहाँ पर इंडिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो इस केस में ना तो NR देगा, क्योंकि ना तो पर्सन और इनकम का रिलेशन है, ना NR देगा, इस केस में केवल NROR देगा। ठीक है, क्लियर है? चैप्टर हो गया फिनिश। आप लोगों की सजेशन के कारण आज ये चैप्टर ना मैं थोड़ा सा स्पीड में कर पाई हूँ। रीज़न पता है क्या है? रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप सभी ने पीछे बोला था, क्योंकि जब हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, कहाँ गया भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट का, मैंने बोला था 20 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, 20 मिनट्स की बजाय हमने 30 मिनट्स में कंप्लीट किया। रीज़न वही था कि मैंने लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, बट अब की बार मैंने पहले ही आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ था, सो समझाने में थोड़ा सा ईजी रहा मुझे, और आपको भी आई होप समझ में आ गया होगा, रिकैप हो गया होगा, क्योंकि 20 मिनट्स की जो रिवीजन सीरीज़ चली हुई है, उस सीरीज़ के अंदर यही बात थी कि आपको थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि एग्जाम के टाइम में सभी चीज़ें इतनी लंबे लंबे लेक्चर्स को नहीं देगा। अगर आप इन डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत इन डेप्थ में आपको समझाया हुआ है हर एक चैप्टर को। ठीक है, सो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इवन क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप ये PDF एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं, ये देखो शॉर्ट नोट तो आपको खुद अपने हैंड रिटन करना होगा, ये क्योंकि ये अभी फिलहाल की है। अगर आप ये जो नोट्स है जहाँ पे मैंने सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाए थे, इन डेप्थ में समझाए थे, ठीक है, आप ये ले सकते हैं। टीम के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पता है आपको, इसके अंदर वे सभी लाइनें जोड़ दी है जो कि मैंने आपको बताया था। इग्नू यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी, पी यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी और KU यूनिवर्सिटी, CRS यूनिवर्सिटी एंड IGU, इग्नू, GJU, आई होप, हाँ GJU, इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सबकी ना लाइन्स लिखी हुई है मैंने, पता है, सबकी लाइन्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सो आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस, क्वेश्चन पेपर, कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है, रिवीजन सेशंस। सो आप चैनल पर आप ले सकते हैं इन सब की चीज़ों की सर्विसेज। आपके लिए आपको क्या करना होगा, टीम के साथ कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर एंड मेल ID दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको लेने के लिए एक लिटिल अमाउंट चार्ज की जाएगी, ठीक है, वो आप उनको साथ डिस्कस कर लेना। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस है इनके कंसेप्ट के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए ही ओपन है। अगर कोई सजेशन देना है तो आप हमें वो भी दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने बोला था कि मैम इतने लंबे चैप्टर्स एग्जाम टाइम में याद नहीं, देखे भी नहीं जाते और थोड़ा सा एंजाइटी भी होती है। सो आपके लिए स्पेशली 20 to 30 मिनट्स की जो सीरीज चल रही है वो स्पेशल आपके लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, और आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा हो। मेरा जो टारगेट है, आई होप आप सबका भी टारगेट होगा, 70+ आपको अचीव करना है। ठीक है, और इस टारगेट को हम ज़रूर अचीव करेंगे। एक पेपर होने के बाद फिर चैनल पर आना है, कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अपना रिव्यू ज़रूर देना है, फीडबैक जरूर देना है। ओके।